पैरानॉर्मल वीडियो देखना रियल में साबित हो सकता है या वीडियो में दिखाई गई चीजें हमें सच में परेशान कर सकती हैं। मुझे पता है मुझ पर कोई यकीन तो नहीं करेगा, मैं भी नहीं करता था उस रात तक जिस रात मैंने अपने जीवन का सबसे बुरा सपना हकीकत में बदलता देखा था। मुझे याद है मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ लोग एक हॉन्टेड गुड़िया की जांच कर रहे थे। मुझे आज भी उस वीडियो को देखने का पछतावा होता। वीडियो में इन लोगों को एक स्पिरिट बॉक्स के जरिए उस डॉल से बात करते हुए दिखाया गया था। जब गुड़िया ने दोनों जांचकर्ताओं के नाम बताए तो मैं डर गया, क्योंकि गुड़िया पहले ही देखने में खौफनाक थी और जैसे सवाल के जवाब वो दे रही थी वो और भी ज्यादा खौफनाक थे। उस वीडियो को देखने के बाद अचानक मेरे पेट में मुझे दर्द महसूस होने लगा। मैं घर पर अकेला था और मेरी मम्मी पापा को आने में थोड़ी देर थी। वीडियो के बाद पता नहीं मैं इतना क्यों घबरा गया, पर तब से मुझे एहसास हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो या मेरे ही कमरे में मेरे साथ मौजूद हो। मुझे लगा ये सब मेरे मन का वहम है। मैंने सोने की कोशिश की। जैसे ही मैंने लेटने के बाद लाइट बंद की, मैंने ऊपर एक धम की आवाज सुनी। मुझे लगा फर्नीचर के हिलने की आवाज होगी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो पंखे से लटकी हुई वही गुड़िया दिखाई दी जो मैंने वीडियो में देखी थी। मैं और अंदर तक सहम गया था। किस्मत से स्विच बोर्ड मेरे पास में ही था। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की और कमरे में चारों ओर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे लगने लगा था कि डर के कारण मुझे भ्रम होने लगा, लेकिन सबसे बुरा समय तो अभी आना बाकी था। मैंने लाइट्स बंद की और फिर सोने की कोशिश की और अपने मन में किसी भी तरह के डरावने विचार को आने से रोक रहा था। मैं सोने ही वाला था कि मुझे मेरे कान में मेरा नाम फुसफुसाने की आवाज़ आनी। मुझे अभी भी लग रहा था कि ये सब मेरा भ्रम है। अचानक से कमरे में ठंड भी बढ़ गई। मुझे फिर अपना नाम फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी। मैंने फिर अपना नाम फुसफुसाने की आवाज़ सुनी, और तेज, और वो भी और ज़्यादा गुस्सा आवाज़। मुझ पर और सहन ना हो सका। मैंने अपना कंबल फेंका और कमरे से बाहर की तरफ भागा। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मुझे गुड़िया का चेहरा दिखाई दी। उसके होठों पर एक चोट का निशान था जिससे वो और ज्यादा खौफनाक लग रही थी। मैं रोने लगा और अपनी माँ को फोन करके आने के लिए कहा। आधे घंटे में भी घर आ गए। जो कुछ भी हुआ मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया था। उस रात मैं अपनी माँ के साथ ही सोया। अगली सुबह मैं ठीक महसूस कर रहा था। मैं बीती रात की घटना के बारे में पता लगाने लगा। मैंने एक जगह पढ़ा कि पैरानॉर्मल चीजें देखने से भी वो हम पर असर डालती हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो वो भी हमें देखती हैं, भले एक वीडियो के जरिए से ही। और अगर आप एक अच्छे होस्ट हैं तो वो आपके इमोशंस को खाने लगते हैं। उस दिन मैंने कसम खाई कि ऐसी वीडियो कभी नहीं देखूंगा। 7 साल का बेटा 2 दिन पहले गायब हो गया। मुझे पता था उसके साथ क्या हुआ था और मैंने कुछ किया भी नहीं। कम से कम जानबूझकर तो नहीं। यह महज एक हादसा था जिसे आते हुए किसी ने नहीं देखा था। मैं कई दिनों से अपने यार्ड में एक शीशो बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरी 6 साल की बेटी को शीशो बहुत पसंद था। जब भी हम टहलने जाते या कुत्ते को घुमाने ले जाते, वो शीशो पर जाकर बैठ जाती और फिर मुझे भी घंटों तक उसके साथ खेलना पड़ता था। वह मेरी छोटी सी जिद्दी परी थी। मेरी पत्नी भी मुझसे कई बार बोल चुकी थी उसके लिए एक अलग से शीशो बनाने के लिए। मेरा यार्ड काफी बड़ा था और उसमें एक गड्ढा भी था। वो जगह मुझे शीशों के लिए काफी सही लगी। मैं थोड़ी सी लकड़ी ले आया और शीशो बनाने के काम में लग गया। काफी देर बाद मैंने एक ब्रेक लिया और नींबू पानी के लिए घर के अंदर चला गया जो मेरी पत्नी ने बनाया था। मैं लकड़ी छीलने के लिए एक मशीन भी किराए पर लाया था जिसे घर में जाने से पहले मैंने बंद कर दिया।
नींबू पानी से भरा पेट लिए मैं यार्ड में वापस आया और मशीन को वापस ऑन कर दिया और काम को शाम तक खत्म करने का फैसला लिया। मुझे पता नहीं था कि मेरे पड़ोसी का बेटा लुका छिपी खेलते हुए मशीन में छुप गया था। उसका छोटा सा शरीर मशीन में फंसता चला गया और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। उसकी चीखें मशीन के शोर में मुझे सुनाई ना दी। जैसे ही मुझे आभास हुआ मशीन में कुछ गड़बड़ है, मैंने उसे बंद कर दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका खून मशीन के किनारों से टपक रहा था। ये सब देख मेरी सांसें फूलने लगी। ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानता था कि कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। भला ऐसे में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर कौन भरोसा करना चाहेगा। फिर भी मैंने सबको सच बताने का सोचा। शायद सब मेरी बात को समझें कि ऐसी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, और मेरे पास एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद भी नहीं था। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। अगर लोगों ने मुझ पर भरोसा कर भी लिया तो फिर भी वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। मुझे ताउम्र उनकी नफ़रत को सहना पड़ेगा और शहर का सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा। आखिर में मैंने उसे दफनाने का फैसला किया और उसे अपने यार्ड के उसी गड्ढे में जहाँ मैंने शीशा बनाने का फैसला लिया था दफनाने के बाद मैंने गड्ढे को ऐसे भर दिया जैसे वहाँ कोई गड्ढा था ही नहीं, और इसके ऊपर शीशों को रख दिया। रात के समय लड़के के पिता ने मुझसे आकर पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? मैं उसके सामने खड़ा था और एक बार फिर सोच में पड़ गया कि क्या मुझे सच बता देना चाहिए। क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? उसने दोबारा पूछा। हमें वो कहीं नहीं मिल रहा। उसकी पत्नी भी उसके बराबर में खड़ी थी और उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने कहा। ठीक है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, पर अगर तुम्हें दिखाई दे तो बताना। इतना कहकर वो अगले घर की तरफ चल पड़े। उन्हें देख मैं सोचने लगा कि अपने बेटे की असलियत जानकर उन पर क्या बीतेगी। अगले दिन मैं अपने यार्ड में खड़ा शीशों से नजरें चुरा रहा था, क्योंकि उससे मुझे उस लड़के के शरीर के टुकड़े नजर आने लगते थे। मैंने टहलने की, अखबार पढ़ने की और टीवी देखकर अपना ध्यान हटाने की कोशिश की, पर मुझे कहीं से भी शांति न मिली। मिलती भी कैसे? एक छोटा बच्चा मेरे यार्ड में दफन था। दोपहर में मैंने उस लड़के के माता पिता को कहीं जाते हुए देखा, जैसे कि उन्हें अपने लड़के का कोई सुराग मिला हो। उन्हें देख कोई भी बता सकता था कि वे कितनी जल्दी में थे। वे बहुत थके हुए लग रहे थे और उनका शरीर टूटा हुआ दिख रहा था। घंटों तक रोने से लड़के की माँ की आंखें लाल और सूज गई थी। मैं उनका दुख समझ सकता था। अगर मेरी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होता तो मैं भी इन्हीं की तरह बेबस सुसाइडल हो जाता। मैं बार बार उन्हें सच बताने के बारे में सोचता। तुम विश्वास कर सकते हो, वो एक साइकिक के पास मदद के लिए जा रहे हैं, मेरी पत्नी ने चाय पीते हुए बोला। साइकिक शहर से बाहर था, पर लगता है अब वापस आ गया है, इसलिए वे इतनी हड़बड़ाहट में जा रहे हैं। मैं चाय पीता हुआ उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कि वो साइकिक उनके बेटे को ढूंढ ही लेगा। बेवकूफ कहीं के, मेरी पत्नी ने कहा। चलो अंदर चलते हैं, इस धूप से मेरा सर चकरा रहा है। मैंने टॉपिक बदलते हुए कहा। ठीक है, क्या तुम टीवी देखना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं होता दोनों इतने पागल हो सकते हैं। पुलिस के पास जाने के सिवाय वो साइकिक की मदद ले रहे हैं, मेरी पत्नी ने चैनल बदलते हुए कहा। मैं अपनी बेटी को देखने के बहाने रूम से बाहर चला गया, क्योंकि मैं अपनी पड़ोसियों के बारे में बात नहीं करना चाहता था। अगली सुबह मैं उठा तो देखा मेरी पत्नी पसीने से तरबतर हाथ से इशारे से कर रही थी। जैसे मैं समझा, मैं अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागा। वो वहां नहीं थी। हमने पूरे घर की तलाशी ली। घर के बाहर बिना रुके उसका नाम चिल्लाते हुए ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं ना मिली। मेरी पत्नी ने पुलिस को फोन कर दिया था। मेरा सिर ऐसे घूम रहा था जैसे मानो किसी दीवार से बड़ी जोर से टकराया हो। मेरे पैर रुक ही नहीं रहे थे। चलो आस पड़ोस में पूछते हैं, क्या पता पड़ोसियों को कुछ पता हो, मेरी पत्नी ने कहा।
मैं बाहर की ओर भागा और सीधे पड़ोसी के दरवाजे पर गया और बिना रुके दरवाजे को पीटता रहा। मैंने उसके दरवाजे को इतना पीटा कि उनका लोहे से मजबूत दरवाजा हिल गया। तभी मेरा पड़ोसी बाहर आया। क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? मैंने रोते हुए पूछा। नहीं तो, उसने बड़ी बेरुखी आवाज और ठंडे स्वर में कहा। लेकिन मैं सोच ही रहा था तुम कब आओगे। वो आगे बोला, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ पता है? मैंने फिर पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और चुप रहा। उसकी इमोशनलेस आंखों के देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। क्या तुम्हें कुछ पता है? प्लीज भगवान के खातिर बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मैं गिड़गिड़ाया। वो एक कदम आगे बढ़ा और गौर से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव ना था और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बेबसी देख खुश था। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरे साइकिक से पूछोगे तो शायद वो बता दे कि तुम्हारी बेटी वहीं है जहाँ मेरा बेटा है। वो दोनों जहाँ भी हों, शायद वो एक साथ हो। उसने बोलते हुए अपना सिर बाईं ओर घुमाया। उसकी आंखें मेरे यार्ड पर टिकी हुई थी और एक ही चीज को घूरी जा रही थी। मैंने उस ओर देखा जहां वो देख रहा था और वो देख मेरी रूह कांप गई। शीशों के नीचे की मिट्टी ढीली और उभरी हुई लग रही थी, जैसे अभी अभी खोदी गई।